Hello everyone, how are you? Hope so you all are good. So shall we start with our topic? एक बार पहले लेक्चर्स का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है. और सप्लाई के मीनिंग में हम लोगों ने देखा था कि a producer is willing to offer for sale some goods at a given price is known as supply. जब एक प्रोड्यूसर की इच्छा होती है कि उसको अपने गुड्स को ऑफर फॉर सेल करना है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस देखा था. ठीक है. जो ऑफर फॉर सेल किया जाता है वो आपका होता है सप्लाई, और जो मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है वो मेरा क्या है, स्टॉक. वेरी गुड. ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था स्टॉक एंड सप्लाई का. उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था. किसने दिया लॉ ऑफ सप्लाई? वेरी फास्ट, सब लोग जल्दी जल्दी बोलिए. गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. जहां पे ही एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्राइस एंड सप्लाई एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट. मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे राजा, सब लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे. क्या? Law of supply is given by Dr. Alfred Marshall, which explains the relationship between price and supply. ठीक है. जहाँ पे all the other factors are treated to be as constant. ठीक है. जहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है. ठीक है. वेरी गुड. फिर उसके बाद हम लोगों ने सप्लाई कर्व देखा था. द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. सप्लाई कर्व कैसा है, जल्दी बताइए. इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. चलिए. आफ्टर दैट वी हैव सीन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. अजम्पशंस मतलब मान के चलना. जब तक ये अजम्पशंस पूरे नहीं होंगे आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा. तो अजम्पशंस पूरे करो और लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करो. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्राइस देखी थी. इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस वेयर द डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई. जहाँ पे डिमांड किसका इक्वल है, सप्लाई के इक्वल है, और उस समय पे जो प्राइस प्रिवेल करती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था. डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई एंड एट दैट टाइम द प्रिवेलिंग प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. और उसमें हम लोगों ने शॉर्टेज और सरप्लस भी पढ़ा था. ठीक है. तो ये भी हमारा हो गया. हम लोगों ने उसका भी स्केड्यूल देखा था, ग्राफ देखा था. देखिए. ठीक है. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट देन वी हैव स्टार्टेड विद लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा मीनिंग एक्सप्लेन किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. समझ में आया राजा? ओके. चलिए एक बार वापस से मीनिंग को रिकॉल करते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, और हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ पाए. चलिए सुनिए. इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, या इलास्टिसिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी. समझ में आया? जो लोग लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ लिए हैं मेरे से, उन लोगों को इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है. ये हम लोगों को पता है. ठीक है. लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि कितना वर्ड, कितने से प्राइस बढ़ रही है और कितने से डिमांड कम हो रही है, ये लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन नहीं किया था. तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसका नाम था व्हाट, जिसका नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वापस से सुनिए मेरी बात. कितने से प्राइस बढ़ रही है और कितने से डिमांड कम हो रही है, या कितने से प्राइस कम हो रही है और उसके कारण कितने से डिमांड बढ़ रही है, ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. समझ में आया? अगर प्राइस चेंज होती है तो उसके कारण डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करती है, इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने वाले हैं. एक सिंपल लाइन में, हाउ डज द डिमांड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस. वापस से, हाउ डज द डिमांड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस. इफ देयर इज चेंज इन प्राइस
तो हाउ डज द डिमांड रिस्पॉन्ड्स, कि डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है अगर प्राइस चेंज होती है। तो मैंने आप लोगों को एक स्टिमुलाई का एग्जाम्पल दिया था, याद करो। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर स्टिमुलाई को हम लोग हाथ लगाते तो वो कैसे बंद हो जाता है, बराबर, स्टिमुलाई इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम उसको टच करते तो वो बंद हो जाता है, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे जब प्राइस अगर चेंज होती है ना तो डिमांड उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, और डिमांड उसके कारण अफेक्ट होता है। तो अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड उसके कारण क्या होता है, अफेक्ट होता है। वापस से मेरे साथ, प्राइस अगर चेंज हो रही है तो डिमांड उसके कारण क्या होता है, अफेक्ट होता है। समझ में आया आप लोगों को? होप सो आप लोगों ने ये मीनिंग लिख लिया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, और मीनिंग क्या है उसका, बेसिकली कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हाउ डज द डिमांड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस, कि अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड उसको कितने से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था कि डिनर टेबल पे मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, डोलू, आई फॉरगॉट द नेम, मैंने किसका नाम लिया था, लेकिन आई विल टेक ढोलू, ठीक है। तो डिनर टेबल पे ढोलू अपने फादर के साथ बैठा है और उनका टाइल्स का काम है। तो ढोलू ने बोला, पापा आपको पता है क्या, टाइल्स की प्राइस बढ़ गई, उसके कारण टाइल्स की डिमांड कम हो गई। तो उसके फादर का बोलना ये है कि अच्छा ठीक है, प्राइस बढ़ गई वो भी ठीक है, डिमांड कम हो गई वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बता ढोलू कि अगर प्राइस बढ़ी है तो कितने से बढ़ी है, और उसके कारण अगर डिमांड कम हुई है तो कितने से कम हुई है। समझ में आया? अगर प्राइस बढ़ी है तो कितने से बढ़ी है, और अगर उसके कारण डिमांड कम हुई है तो कितने से कम हुई है। ठीक है, समझ में आया? ये कितना वर्ड पढ़ने के लिए ढोलू को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पढ़ना बहुत आवश्यक है। समझ में आया? क्योंकि जब तक वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब नहीं पढ़ेगा ना तो वो अपने फादर को आंसर ही नहीं कर पाएगा कि पापा प्राइस कम हुई तो प्राइस बढ़ी तो कितने से बढ़ी, और उसके कारण अगर डिमांड चेंज हुई है तो कितने से हुई है। समझ में आया आप लोगों को? तो वही चीज हम लोग अब इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। It is a humble request, all of you please mute your mics. Some people are facing problem regarding your mic. ठीक है, चलिए सुनिए। अब इलास्टिसिटी में 3 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है? 3। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। दैट इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईओडी लिखती हूँ। ईओडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand and क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जो जो भी चीज़ें मैं नोट इसमें लिखती हूँ वो आप लोग, जो भी चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए, तो कितने तरीके, ये क्या लिखा मैंने, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हेडिंग है इसकी? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी है आपके? 3। कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी है आपके? 3। एक मिनट गाइस, उसमें आपके 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी है। एक है प्राइस, इनकम और क्रॉस। अच्छा, ये तीनों बातों में आप लोगों को पता है क्या एक चीज कॉमन है? पूछो क्या? उसको मैं सर्कल कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये 3 टाइप्स में आपकी एक बात कॉमन है। तीनों में क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों में क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ही यही है कि ये तीनों टाइप्स में डिमांड क्या है? कॉमन है, बराबर, लेकिन उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है आपका? अलग है। उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है आपका? अलग है। समझ में आया? सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये तीनों टाइप्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉमन है, लेकिन उसके आगे जो नाम लिखा है, जो फैक्टर है, वो क्या है? अलग अलग। सुनिए, अब उसका मीनिंग समझते हैं हम लोग वन बाय वन। अब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड को अफेक्ट करने वाला क्या है? फैक्टर क्या है? प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
अगर डिमांड को कोई अफेक्ट करेगा तो वो कौन रहेगा, प्राइस रहेगा, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस विल बी डिमांड विल बी अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड अफेक्ट होगा प्राइस के कारण, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। अब तन्मय को गुस्सा आ रहा है, अरे मैम ये वाली बात आपने ना लॉ ऑफ डिमांड में भी बताई थी कि डिमांड को अफेक्ट करता है प्राइस और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नया क्या बताया आपने। तो सुनो, अब नई बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, ये हमको पता है, ये तो हम पढ़ के आए। अब नई चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो कितने से, और डिमांड अगर कम हो रही है तो कितने से। तो इसको पता करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला है जो सब लोग मेरे साथ अभी लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे आपको मिलने वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे आपको क्या मिलने वाला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रहा है, उसके कारण कितने परसेंट से आपका क्या चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। क्या बोला मैंने, कितने परसेंट से आपका प्राइस चेंज हो रहा है, उसके कारण कितने परसेंट से आपका क्या चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। अब सुनिए, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सुनिए, जैसे ये आपका प्राइस, ये आपका डिमांड। सपोज प्राइस थी आपकी 5, ठीक है, प्राइस आपकी क्या थी, 5 थी, और आपकी जैसे सपोज आपकी प्राइस बढ़ गई 7.5 हो गई। कितनी होगी प्राइस, कितने से बढ़ गई, 7.5, ठीक है। यानी पहले प्राइस कितनी थी, 5 थी, और उसके बाद कितनी हो गई, 7.5 हो गई, ठीक है। अब डिमांड आपकी थी 100, डिमांड कितनी थी आपकी 100, और डिमांड क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि प्राइस बढ़ती तो डिमांड क्या होती, कम। तो प्राइस को मैंने कर दिया कम, कितने से कर दिया, 50 से। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता है कि परसेंटेज निकालो कि प्राइस कितने से चेंज हुई और उसके कारण डिमांड कितने से चेंज हुई है। तो यहाँ पे प्राइस कितने से चेंज हुई बताओ, 50% से। कितने से चेंज हुई प्राइस यहाँ पे, 50% से। उसके कारण डिमांड कितने से चेंज हुआ, 50% से। मतलब 50% से अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी 50% से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्राइस और डिमांड का चेंज कैसा है, इक्वल है। अब हमने परसेंटेज निकाल लिया, इसी परसेंटेज को फॉर्मूले में लगा दो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 50। तो आंसर कितना आया बेटा आपका, 1। आंसर कितना आया आपका, 1। समझ में आया, 50 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया। इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर प्राइस 50% से बढ़ती है तो उसके कारण आपकी डिमांड भी 50% से क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। अब मुझे पता है हेमल को एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि मैम हर बार ये जरूरी है क्या कि 50% से अगर प्राइस बढ़ रही है तो 50% से ही डिमांड कम हो, नहीं, परसेंटेज अलग अलग भी रह सकता है। समझ में आया। परसेंटेज प्राइस अगर 50% से बढ़ रही है तो डिमांड 75% से भी कम हो सकती है, या डिमांड 25% से भी कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। परसेंटेज अलग अलग भी रह सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 50% का क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। तो जैसे यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा 1 आया ना, तो ये मोर देन 1 भी आ सकता है, लेस देन 1 भी आ सकता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को, समझा।
क्या बोला मैंने, एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बताता है कि डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड कर रहा है अगर प्राइस चेंज होती है तो उसी को पढ़ने के लिए हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है। उसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको ये एक्सप्लेन करता है कि अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड भी चेंज होती है, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। और प्राइस डिमांड किसके कारण अफेक्ट हो रही है, प्राइस के कारण। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोगों को कितना वर्ड पढ़ना है, तो ये कितना वर्ड पढ़ने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया, प्राइस का परसेंटेज चेंज और डिमांड का परसेंटेज चेंज, ये हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। जिसमें अगर आंसर 1 आता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज क्या है, इक्वल। मतलब जितने से प्राइस बढ़ी है उतने से ही डिमांड क्या हुआ है, कम हुआ है। समझ में आया बेटा आप लोगों को। अगर मोर देन 1 है तो मोर देन 1 ये इंडिकेट करता है कि प्राइस जितने से बड़ी है उससे ज्यादा से डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। और अगर लेस देन 1 है तो वो ये इंडिकेट करता है कि जितने से प्राइस बड़ी है उससे कम से आपकी डिमांड क्या हुई है, अफेक्ट हुई है। समझ में आया। ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ेंगे। ये जितना भी अभी मैंने बोला ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो चिंता मत करो। अभी हम लोग जब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप लोगों के और क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। प्लीज रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज, अपना माइक ऑफ करिए प्लीज, अदर पीपल आर नॉट एबल टू हियर। ठीक है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग प्लीज अपना माइक जिनका भी ऑन है ऑफ करिए प्लीज, ठीक है। और क्या होता है, आप लोग अपना माइक पहले से ही ऑफ करके रख ले तो बेटर होता है। पीपल आर मैसेजिंग मी तो मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। ठीक है, चलिए। अब पहला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात ना मैं आप लोगों को बताना भूल गई, यहाँ पे पता है कैसा रहता है, जैसा नाम वैसा काम। मैम क्या मतलब है इसका, सुनिए। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे डिमांड को इफेक्ट करने वाला है इनकम, और बाकी सारे फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग प्राइस। प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर डिमांड अफेक्ट होगी तो सिर्फ और सिर्फ इनकम के कारण होगी, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। समझ में आया क्या। पहले क्या पढ़े थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिमांड को कौन अफेक्ट कर रहा था, प्राइस। अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिमांड को कौन अफेक्ट करने वाला, इनकम। तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे बेटा आपके, कांस्टेंट रहेंगे। बाकी सारे फैक्टर्स आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, इनकम। वेट अ सेकंड गाइस। चलिए, सबके तो माइक ऑफ है, why you all are getting disturbed, I don't understand. चलिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो कौन अफेक्ट करेगा डिमांड को, प्राइस। और अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो कौन अफेक्ट करेगा डिमांड को, इनकम। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है पता है आपको, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। समझ में आया। तो ऐसे करके आप लोगों का ये क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीजें पढ़ेंगे। 3 बातें हैं,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस हम लोग पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इनकम पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस। तो इनकम का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया है, क्रॉस का मीनिंग भी समझा देती हूँ। फिर उसके बाद पहले हम लोग पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे एंड देन फिर वापस डिटेल में इनकम पढ़ेंगे और उसके बाद वापस डिटेल में क्रॉस पढ़ेंगे। समझ में आया? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका रिलेटेड गुड्स का प्राइस और डिमांड कंसिडर किया जाता है। और रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स को, ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। हमने पढ़ा था ना रिलेटेड गुड्स, जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स की प्राइस और डिमांड के बारे में बात होगी। समझ में आया बेटा आप लोगों को? सब चीजें एक्सप्लेन होंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, जिसमें हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देख लिया, इनकम का भी मीनिंग देख लिया और क्रॉस का भी मीनिंग देख लिया। और इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी बताई है, क्या, जल्दी बताओ। जैसा नाम वैसा काम। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड को कौन अफेक्ट करेगा, इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्रॉस ना, मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस और डिमांड, बराबर। एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, इसीलिए उसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहा गया है। समझा? प्राइस इलास्टिसिटी एक बार और रिपीट करूंगी क्योंकि अब हम लोगों को आगे पूरा डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ना है। ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड इज अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस एंड ऑल द अदर फैक्टर्स आर ट्रीटेड टू बी एज कांस्टेंट। ठीक है? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है? उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है? तो मुझे लगता है होप सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अब मुझे किसी का भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। पहले ही बोल दे रही हूँ, माइक अगर ऑन है तो ऑफ कर दो। और अभी यहाँ से 15 मिनट आप लोग मुझे कोई टेक्स्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है? हम बाद में लेक्चर होने के बाद आराम से बात करेंगे, डाउट्स है या कोई भी चीज़ है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? चलिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप है। कितने टाइप है? 5, 1 2 3 4 और 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसकी बात कर रही हूँ मैं? इसकी। मैंने क्या बोला, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हम प्राइस पढ़ रहे, फिर हम इनकम पढ़ेंगे, फिर हम क्रॉस पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको दिया वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है? 5। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स हैं। और अभी मैं जितना भी लिखूंगी स्क्रीन पे और जितने भी ग्राफ्स में बनाऊंगी वो सब आप लोगों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करने। ठीक है? 1 बाय 1। सबसे पहले आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है कि आपकी प्राइस जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी चेंज होती है या देयर इज अ वेरी स्लाइट और स्मॉल चेंज इन प्राइस, लेकिन आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा से अफेक्ट हो जाता है। समझ में आया? मतलब देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस या देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट द डिमांड इज चेंजिंग इन्फिनाइटली। मतलब डिमांड के चेंज का कोई अंत ही नहीं है। थोड़े से प्राइस के चेंज होने के कारण या तो डिमांड पूरी ज़ीरो हो जाती है या तो डिमांड इन्फिनाइटली चेंज हो जाती है। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि या तो प्राइस में, अच्छे से लिखेंगे हम लोग इसको, या तो प्राइस में स्मॉल चेंज है, और ये आप लोग मेरे जैसा चार्ट बना लेंगे ना तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी याद रखने में, या फिर नो चेंज है। लेकिन जो आपकी डिमांड है वो इन्फिनाइटली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन जो आपकी डिमांड है वो क्या हो रही है? इन्फिनाइटली चेंज हो रही है। समझ में आया? अब इसी को समझने के लिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है? चलिए,
जैसे सपोज समझ लीजिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे आपकी डिमांड और ये रही आपकी प्राइस और ये रहा आपका जीरो। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सपोज प्राइस है आपकी 5, तो प्राइस में कोई चेंज आया ही नहीं, या आया तो कुछ 0.05 से या 0.2 से 0.1 से आया, तो प्राइस में कोई ज़्यादा चेंज है ही नहीं। लेकिन आपकी डिमांड जो है वो चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। डिमांड आपकी चेंज होती ही जा रही है। इसको बोलते हैं इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड। समझ में आया कि देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, लेकिन डिमांड आपकी इन्फिनाइटली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब इस ग्राफ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन ये बोल सकते हैं कि ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है आपका? यहाँ पे डिमांड कैसे, अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड पढ़ रहे हैं। सब चीजों में कॉमन क्या है? डिमांड, बराबर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, नाम ही वही। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है आपका? इन्फिनाइट, क्योंकि डिमांड में चेंज कैसा है? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट का सिंबल मैंने बना दिया, बराबर। अब आपको कोई पूछेगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा है, तो आप उसको बोलिएगा कि इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कैसा है बेटा वो? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबको ये मीनिंग समझना चाहिए। देखिए, डिमांड कर्व किसको पैरेलल है? दो पैरेलल लाइंस बनी हुई है ना, डिमांड कर्व की और आपके एक्स एक्सिस की। तो आपका जो डिमांड कर्व है, ये रहा आपका जो ये जो डिमांड कर्व है, ये किसको पैरेलल है बेटा? एक्स एक्सिस को पैरेलल है। समझ में आया? तो क्या बोलोगे आप? ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट, it is the curve is horizontal straight line parallel to x axis। समझ में आया? तो क्या पढ़ा हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कि डिमांड में तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डिमांड इन्फिनाइटली चेंज हो जाता है। डिमांड के चेंज का कोई अंत नहीं है। और उसका फिर हम लोगों ने क्या बनाया? ग्राफ बनाया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट और the curve is horizontal straight line parallel to x axis। समझ में आया बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हाँ, और सॉरी, मैं इसके पहले बताना भूल गई, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे दो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होंगे, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब होता है चेंज और इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। तो जब कभी भी मैं डिमांड के आगे इलास्टिक वर्ड लगाऊंगी, दैट मीन्स चेंज, और जब कभी मैं डिमांड के आगे इन इलास्टिक वर्ड लगाऊंगी, दैट मीन्स नो चेंज। समझ में आया? तो पहले वाले में तो हमने प्रूव कर दिया ना, मैंने क्या लिखा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में चेंज होने वाला है और डिमांड में चेंज हुआ भी इन्फिनाइटली, बराबर। सेकंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहता है कि प्राइस में चेंज होने वाला है। राइट टिक का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने वाला है, लेकिन उसके कारण डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब डिमांड चेंज होने वाली नहीं है। क्योंकि राजा कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी प्राइस थोड़ी बहुत चेंज होती है पर उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल नमक, सॉल्ट। इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट, तो क्या हम लोग सॉल्ट खरीदना बंद कर देते क्या? रे नहीं, नमक 1 रुपए 2 रुपए महंगा हो गया, अब मैं नहीं खरीदता क्योंकि नमक तो महंगा हो गया, ऐसा बोलते क्या अपन? नहीं। क्यों ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते? क्योंकि प्राइस के थोड़े बहुत चेंज से हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 या 2 रुपए से अगर नमक महंगा हो भी गया तो मैं उसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाली नहीं हूँ। समझ में आया? तो आप लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जब लिखेंगे ना, तो उसके नीचे सॉल्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मैच बॉक्स भी एग्जाम्पल है। जैसे मैच बॉक्स महंगा हो गया 1-2 रुपए या 3-4 रुपए से, तो क्या हम लोग डिमांड कम ज्यादा करते? क्या नहीं, क्योंकि वो 1-2 रुपए से हमारी डिमांड को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? 1-2 रुपए से हमारी डिमांड को फर्क पड़ने वाला नहीं है।
1-2 रुपए से हमारी डिमांड को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस चेंज होती है पर उसके कारण डिमांड चेंज नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया सॉल्ट और मैच बॉक्स का, जहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों का प्राइस तो चेंज होता है लेकिन आप लोग अपनी डिमांड को अफेक्ट करते नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं हो रही है बट प्राइस चेंज हो रही है। तो सेम हम लोग इसका भी ग्राफ बनाते हैं। सॉरी, चलिए अब इसको भी समझने के लिए इसका भी ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जीरो, प्राइस और डिमांड। तो देखिए क्या हो रहा है। अब पहले आपकी प्राइस थी 5 रुपये, यस ऐसा मत लीजिए, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। पहले आपकी प्राइस थी 10 रुपये, फिर आपकी प्राइस हुई 5 रुपये, फिर आपकी प्राइस हुई 15 रुपये, यानी आपकी प्राइस कम ज़्यादा हो रही है, देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस। लेकिन आपकी डिमांड जो है वो 100 पे ही क्या है, अटकी हुई है, ना इधर गई ना उधर आई। मतलब जब 5 रुपये आपकी प्राइस थी तब भी डिमांड 100 थी, जब 10 रुपये आपकी प्राइस थी तब भी डिमांड 100 थी, और जब 15 रुपये आपकी प्राइस थी तब भी डिमांड 100 थी। मतलब क्या बोलते हैं, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड पे कोई असर हो रहा नहीं है। इसका मतलब ही क्या है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। समझ में आया क्या? और यहाँ पे इसके परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के कर्व को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ईडी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ईडी में कोई चेंज नहीं है, ईडी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो ईडी क्या है हमारा जीरो, क्योंकि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। फिर उसके बाद द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर्व कैसा है हमारा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है ना सबको? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझना ना, ऐसी लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसी लाइन मतलब वर्टिकल। समझा बेटा आप लोगों को? चलिए, एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये किसको पैरेलल है बेटा? वाई एक्सिस को। दिख भी रहा है, देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आई? ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू दैट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। ठीक है, सो द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? तो ये क्या था आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है पर डिमांड चेंज नहीं होती। समझा? तो ईडी इज इक्वल्स टू व्हाट? ईडी इज इक्वल्स टू जीरो, द कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट वन इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड। क्या बोला मैंने? चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड। मतलब जितने से प्राइस में चेंज हो रहा है उतने से ही डिमांड में भी चेंज होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जितने से प्राइस में चेंज हो रहा है उतने से ही डिमांड में भी चेंज होगा। चलिए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये है आपकी प्राइस और ये है आपका डिमांड। ठीक है, तो आपकी प्राइस ओरिजिनली ये थी, ओरिजिनली आपकी प्राइस क्या थी? ये थी। इन केस आपकी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, आपकी प्राइस बढ़ गई तो आपकी डिमांड क्या होने वाली है बताइए? आपकी प्राइस अगर बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो आपकी प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड क्या होने वाली है? कम होने वाली है। देखते तो हमने क्या किया, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। तो प्राइस अगर P से P1 पे पहुंची, P1 मतलब नया वाला, तो प्राइस P से अगर P1 पे पहुंची है तो डिमांड D से कहाँ पहुंच जाएगी? D1 पे। तो डिमांड आपकी 100 से हुई है 50 और प्राइस आपकी 5 से हुई है 10। समझ में आया? तो डिमांड कितने से बढ़ी? 50% से, सॉरी प्राइस कितने से बढ़ी? 50% से, और डिमांड भी कितने से कम हुई? 50% से। मतलब दोनों का चेंज कैसा है? इक्वल है।
समवन हैज आंसर की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाँ इसके कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोला जाता है, लिख के दूंगी वहां पे। अभी सिर्फ इतना समझो, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस 50% से बड़ी है तो डिमांड भी 50% से क्या हुई है, कम हुई है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 50%, सो डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज विथ 50%। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, दोनों का चेंज इक्वल। तो ईडी क्या रहेगा, इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों का चेंज कैसा है, इक्वल है। और ये कर्व हो जाएगा, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आपका डिमांड कर्व, जिसको क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया है। समझ में आया, वेरी गुड। फोर्थ वन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। समझ में आया, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। लिख लो वहां पे, जल्दी लिखो, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। वापस से, डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। इसका ग्राफ देखिए, जल्दी आ जाइए। अब सपोज समझ लीजिए ये है आपकी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, और आपकी जो प्राइस है वो बढ़ी है 50% से। कितने से बढ़ी है, आपकी प्राइस बढ़ी है 50% से, और आपकी डिमांड जो कम हुई है वो हुई है 75% से। अब समझ में आया, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। समझा क्या, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। एक मिनट में इसका ग्राफ आपको अच्छे से बना के देती हूँ न्यू पेज पे, ताकि आपको प्रॉपरली समझे। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे सपोज ये आपने बनाया, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उसका ग्राफ अच्छे से बना के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को उसका मतलब समझे। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये प्राइस और ये डिमांड, ये जीरो। अब आपका ओरिजिनल प्राइस और डिमांड ले लेते हैं। ये है आपका ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, बराबर, पी और डी। ठीक है, अब आपकी प्राइस क्या हुई है, बढ़ी है 50% से, और आपकी डिमांड क्या हुई है, कम हुई है 75% से। तो अब नया प्राइस, नया वो बनाएंगे, ये आपका नया प्राइस और ये आपकी नई डिमांड। तो ये हो गया आपका रेड वाला जो है, ये आपका P1 और आपका D1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, प्राइस का जो ब्लॉक है वो डिमांड के ब्लॉक से क्या है, छोटा है। समझ में आया, इसको और अगर मैं ऐसा लिखूँ ना तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। रुको एक मिनट, जैसे ये मैंने ले लिया, अब मैं समझाती। जैसे अगर मैं ये और छोटा लूँ, हाँ, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, अब देखिए, अब ये जो प्राइस का जो ब्लॉक है 50% का, प्राइस का जो आपका ब्लॉक है 50% का, वो 75% से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। मतलब ये जो P1 है, ये जो आपका P1 है, ये छोटा दिख रहा है, और आपका जो 75% है ये बड़ा दिख रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। तो वो ग्राफ में भी तो इंडिकेट हो रहा है। समझ में आया, ग्राफ में भी तो वही सेम चीज इंडिकेट हो रही है ना, कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है। मतलब अगर प्राइस 50% से बढ़ी है तो डिमांड 75% से क्या हुआ है, कम हुआ है। इफ द डिमांड इज इंक्रीज्ड विथ 50%, so the demand, or sorry, if the price is increased with 50%, so the demand is decreased with 75%। ठीक है, और इसका ये मैंने बना दिया कर्व, डिमांड कर्व। समझा, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा, ईडी इज इक्वल्स टू मोर देन 1, क्योंकि डिमांड का चेंज ज्यादा है तो ईडी कैसा रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। ईडी इज इक्वल्स टू मोर देन 1, तो डिमांड का चेंज ज्यादा है तो क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। समझ में आया, डिमांड का चेंज ज्यादा है इसलिए ईडी इज इक्वल्स टू मोर देन 1। ये समझ गया। चलिए उसके बाद ईडी इज इक्वल्स टू मोर देन 1, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द कर्व इज फ्लैटर।
कर्व कैसा है आपका? फ्लैटर, क्योंकि डिमांड के तरफ का चेंज ज़्यादा है इसलिए आपका कर्व कैसा है? फ्लैटर है। डिमांड के तरफ का चेंज ज़्यादा है इसलिए आपका नीचे के तरफ कर्व ज़्यादा फ्लैट हो रहा है। सो द डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड इट इज इक्वल्स टू मोर देन 1। क्या पढ़ा हम लोगों ने? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। चलिए लास्ट वन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वर्ड क्या यूज हुआ है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज होने वाला कम है। चलिए तो उसका भी ग्राफ देखते हैं। पहले लिख लीजिए, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से कम है। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से कम है। ठीक है, चलिए अब वही चीज हम लोग ग्राफ के तौर पे समझते हैं। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये 0 और ये रहा आपका ओरिजिनल प्राइस और डिमांड। ठीक है, अब आपका प्राइस कितने से चेंज हुआ है? 50% से आपका प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा है। लेकिन आपका डिमांड कितने से कम हुआ है? 25% से। डिमांड कितने से कम हुआ है? 25% से। तो आपका नया प्राइस और डिमांड देखिए, अब आप ब्लॉक देखिए, 25% का ब्लॉक इतना छोटा सा है और 50% का ब्लॉक इतना बड़ा है। दैट मीन्स चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है? कम। डिमांड कम से अफेक्ट हो रहा है प्राइस के चेंज के कारण। इफ द डिमांड इज इंक्रीज्ड विथ 50%, so that sorry if the price is increased with 50%, so the demand is decreased with 25%। समझ में आया? अब यहाँ पे आपका ईडी रहेगा लेस देन 1। ईडी कैसा रहेगा? लेस देन 1, क्योंकि प्राइस कैसा हो रहा है? बहुत कम से चेंज हो रहा है। सॉरी, डिमांड कैसा हो रहा है? बहुत कम से चेंज हो रहा है। तो डिमांड अगर बहुत कम से चेंज हो रहा है तो आपका ईडी कैसा रहेगा? लेस देन 1। और ये रहा आपका कर्व, और यहाँ पे कर्व का नाम है स्टीपर। कर्व कैसा है बेटा आपका? यहाँ पे स्टीपर है। पहले वाले में कैसा था? फ्लैटर था। ये स्टीप है ना, स्टीप। पहले वाले में ऐसा था फ्लैट, स्टीप फ्लैट। समझ में आया? तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में आपका कर्व कैसा है? स्टीपर है। और आपका जो डिमांड है वो कैसा है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 क्योंकि डिमांड कम से चेंज हो रहा है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलिए, तो आज के लिए हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एक बार बस 1 मिनट में मुझे क्विक रिवीजन करवाने दो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का एलआर का भी सेशन है। ठीक है, और फिर आपको लॉ भी पढ़ना है। तो एक बार जस्ट हम लोग फट से रिवाइज कर लेते कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोगों के पास नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर प्राइस चेंज होती है तो, या कितने से रिस्पॉन्ड करता है अगर प्राइस चेंज होती है। द करेक्ट सेंटेंस इज कि डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करता है अगर प्राइस चेंज होती है तो। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टाइप्स देखे, प्राइस, इनकम, क्रॉस। जैसा नाम वैसा काम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो डिमांड विल बी अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी है तो ड्यू टू इनकम, एंड क्रॉस है तो रिलेटेड गुड्स। फिर प्राइस में हमने देखा अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, आपका डिमांड चेंज होगा ड्यू टू प्राइस। ठीक है, और उसके लिए अगर हमको कितना वर्ड अगर यूज करना है और अगर हमको देखना है कि डिमांड और प्राइस कितने से अफेक्ट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 बातें। प्लीज आप लोग सब ये चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको लिखवाया है मैंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। दैट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, आपको इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, बैकअप मिल जाएगा। बहुत ध्यान से एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा। मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा हैवी था, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी, बट डोंट वरी, बैकअप मिलेगा, आप उससे एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज मेरे पास आप लोगों से बातें करने का टाइम नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग आपस में बातें करेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा, बाय बाय। होप सो यू ऑल आर गुड एंड बी सेफ एट योर होम। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ बहुत फ्री फील करिए मुझे डाउट्स पूछने में। आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है आई विल क्लियर इट। ठीक है, तब तक के लिए गाइस टेक केयर। हाँ, आप लोगों को इस लेक्चर का लिंक जल्दी ही मिल जाएगा, मैं भेज दूंगी। ठीक है गाइस, बाय बाय, एंजॉय योर नेक्स्ट सेशन।